नॉवल किस्मत किस्त नंबर 15 मुसन्फ़ा महर नूर। हवेली में नए दिन का आगाज़ हो चुका था, मगर आज हवेली में बहुत खामोशी थी। 7 बजे के बाद हवेली की मुलाजमत जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई, सामने अक्सा को बेहोश देखकर उनमें से एक की चीख निकल गई। वो दौड़ती हुई अक्सा के पास आई। एक ने फ़ौरन हवेली के डॉक्टर को कॉल की। कुछ देर बाद डॉक्टर हवेली आ चुकी थी। अक्सा की पट्टी भी गिरा चुकी थी, मगर अक्सा अभी तक बेहोश थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे सर के पीछे चोट लगी थी, शायद किसी ने हमला किया था। सारे नौकर हैरान थे, आज हवेली में इतनी खामोशी क्यों है और सारे अपने कमरों में बंद हैं, कोई भी अभी तक बाहर नहीं निकला था। सबसे पहले 10 बजे के करीब कुलसूम बेगम अपने कमरे से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर ठटकी। अक्सा लाउंज के सोफे पर बेहोश पड़ी थी। पास एक नौकरानी बैठी थी। कुलसूम बेगम को देखते वो फ़ौरन भागती हुई उनके पास आई और सारी बात बता दी। कुलसूम बेगम को लगा जैसे उनके समातों में धमाके हो रहे हैं। अभी तो इन्हें महम का इल्म नहीं था, वरना शायद धमाकों की बेजान पर बम फट पड़ता। 11 बजे के करीब जाकर अक्सा को होश आया। चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी, इस वजह से वो जल्दी होश में आ गई। इस वक्त सब हवेली के लाउंज में जमा थे। सबको ही अक्सा पर हमले की खबर मिल चुकी थी, मगर हुआ क्या था ये अब अक्सा की ज़ुबानी जानने के लिए सब इंतज़ार कर रहे थे। सबसे पहला सवाल इब्रार हाकम की तरफ से आया। तुम पर हमला किसने किया? इससे पहले वो जवाब देती है, नुशरत सीढ़ियाँ उतरती हुई दिखाई दी। अक्सा ने दिल में शुक्र अदा किया। अक्सा की हालत देख नुशरत दौड़ती हुई उसके पास आई और परेशानी से बोली, क्या हुआ अक्सा, तुम्हारी हालत किसने की? साथ साथ वो इससे आंखों से रिलैक्स रहने का इशारा भी कर रही थी। लाउंज में मौजूद हर फर्द अब अक्सा के बोलने का इंतज़ार कर रहा था। अक्सा ने बहुत सा थूक निकला और बोली, माही बीबी ने। और हकीकत में अब सबके सरों पर हवेली की इमारत गिरी थी। क्या बकवास कर रही हो? माही ऐसा क्यों करेगी? यह सवाल अनुषा की तरफ से आया था। वो दोनों अपने प्लान पर अमल कर रही थी। उन्हें किसी भी हाल में किसी को भी शक नहीं होने देना था। अब अक्सा खामोश रही और सर झुका गई। मैं खुद माही से पूछती हूँ। तुम तो माही के गुन गाती थी, अब उसके खिलाफ बोल रही हो? इससे पहले अनुषा कमरे की तरफ बढ़ती, अक्सा की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। वो कमरे में नहीं है। सारे लाउंज वाले तमाशा देख रहे थे, सिर्फ वो दोनों बोल रही थी। वो दोनों नॉर्मल बिहेव कर रही थी, किसी को शक नहीं पड़ने देना चाहती थी कि ये भी उन दोनों का ही प्लान था। अनुषा छंबे से मुड़ी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो बेहोश पड़ी थी यहाँ। वो कमरे में नहीं है तो कहाँ है? ऊपर टेरेस पे होगी, मैं जाकर देखती हूँ। आपकी अनुषा ने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए, मगर एक बार फिर अक्सा की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। वो हवेली में कहीं भी नहीं है, वो जा चुकी हैं। और ये वो आखिरी बम था जो अब हवेली वालों पर पड़ा था। अब इब्रार हाकिम की आवाज़ ने लाउंज के दर दीवार हिला दिए। क्या हौल फौल बक रही हो? क्या मतलब है वो हवेली में नहीं है? कहाँ गई है माही? और फवाद खान को बहुत कुछ बुरा होने का अंदिया हो रहा था। तकरीबन कल रात 11 बजे के वक्त मैंने लाउंज में किसी का साया देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा कहीं कहीं चोर हवेली में ना घुस आया। इससे पहले मैं उसके सर पर मारती, वो साया झटके से पीछे मुड़ा और कोई और नहीं, वो माही बीबी थी। मैंने उनसे पूछा वो इतनी रात को लाउंज में क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे अब तक जाग सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने सब हवेली वालों के खाने में नींद की गोलियाँ मिला दी थीं, यहाँ तक कि मुलाजमा के खाने में भी। मैंने उनको बताया कि मैंने खाना नहीं खाया था, तो वो बोली कि वो इस हवेली से जा रही हैं हमेशा के लिए। अगर वो यहाँ रुकी तो उनका निकाह पर निकाह करवा दिया जाएगा। मैंने उनको रोकने की कोशिश की और कहा कि किसी मसले का हल भागना नहीं, मगर उन्होंने मुझ पर हमला किया और भाग गईं। अक्सर ने दिल में 100 बार इस्तग़फ़ार पड़ा और अब वो अपनी सलामती की दुआएं कर रही थी। इब्रार हाकम को लगा जैसे किसी ने उनकी रूह खींच ली हो। वो कैसे इस हवेली में जा सकती है? सबसे पहले अनुषा ने उसकी खामोशी को तोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहीं नहीं जा सकती, वो मेरे भाई की इमानत है। वो अंधाधुंध दादी के कमरे की तरफ भागी। इसके पीछे ही फवाद और वलीद गए, मगर सामने खाली कमरा उनका मुंह चढ़ा रहा था। अनुश्री माही की आवाज़ें देती हुई सारा कमरा छान मारी थी, इससे पहले कि वो वॉशरूम की तरफ बढ़ती। वलीद की नज़र साइड टेबल पर पड़े इस कागज़ पर पड़ी और उसने वो कागज़ उठा लिया। रुक जाओ अनुश्री, ये देखो, वो कुछ छोड़ कर गई है। जैसे वो कागज़ वलीद भाई ने अनुश्री की तरफ बढ़ाया, अनुश्री के होश उड़ गए। ये उनके प्लान में शामिल नहीं था। अब क्या होगा अगर वो पकड़ी गई तो? इससे पहले वो पेपर वलीद से पकड़ती, वो पेपर लेकर लाउंज में जा चुका था और अनुष्का का सकता टूट गया और वो भागती हुई लाउंज में आई। मगर अब वो पेपर इब्रार हाकम के हाथ तक पहुंच गया। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके चेहरे का रंग सफ़ेद पर होता जा रहा था। अनुष्का जान ना सकी आखिर इस पेपर में ऐसा क्या लिखा था। ऐसा क्या लिखा है इस पेपर में? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये कुलसूम बेगम की आवाज़ थी। इब्रार साहब ने कुछ भी कहे बगैर वो पेपर उनकी तरफ बढ़ा दिया। अब वो सर्द नज़रों से फवाद खान को देख रहे थे। कुलसूम बेगम का हाल भी कुछ ऐसा ही था। फिर वो पेपर एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरा शख्स पढ़ता गया। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ते जा रहे थे। अनुषा समझ ना सकी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर में वो पर्चा अनुषा के हाथ में आ गया। इसमें लिखा था कि मैं माहिर हैदर खान हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के 14 साल इस हवेली में माहिर सुलेमान ख़ान बनकर गुजारे। ये हवेली जिसमें मैं 35% हिस्से की मालकिन थी, मैं खुद ये बात कभी ना जान सकी।
یہ بات تو دادی نے مجھے مرنے سے ایک روز پہلے بتائی۔ اس حویلی میں نے ملازماؤں سے زیادہ بدتر زندگی گزاری۔ میں نے اس حویلی کے ہر شخص سے بہت ساری امیدیں رکھی تھیں۔ سب سے پہلے میرا سوال ابرار حاکم سے ہے۔ انوشا خان اور ماہر خان دونوں برابر تھیں۔ آپ کا دونوں سے ایک ہی رشتہ تھا، پھر سلوک میں زمین آسمان کا فرق کیوں؟ میں نے پھر بھی کبھی کوئی شکایت نہیں کی، صرف یہی چاہا کہ ایک بار آپ محبت سے میری طرف دیکھ لیں یا پیار سے میرا نام پکار دیں، مگر آپ نے کبھی ایسا نہ کیا۔ 14 سال میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک بڑی ہوئی۔ کیا آپ جانتے نہیں تھے میرا کردار کیسا ہے؟ مگر آپ نے پھر بھی مجھ پر یقین نہیں کیا۔ میں نے سچ کہا تھا۔ فواد خان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ آپ نے کیا کیا؟ آخر میں میری محبت کا پھل ایک تھپڑ کے ساتھ دیا۔ وہ جو آپ نے مارا تھا وہ صرف تھپڑ نہیں تھا، وہ اس عزت کا جنازہ تھا جو میں آپ کی کرتی تھی۔ وہ اس یقین کا ٹوٹنا تھا جو میں آپ پر کرتی تھی۔ مگر آپ نے میرا دل بہت برے طریقے سے توڑا۔ اگر تایا ایسے ہوتے تو مجھے آپ جیسے تایا نہیں چاہیے۔ اب میرا سوال کلثوم بیگم سے ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی مجھے تانے دیے، مجھے برا کہا۔ ان کے پاس وہ دل تھا ہی نہیں جو ایک ماں کی طرح دھڑکتا۔ یہ کیسے ایک ماں کی طرح محسوس کر سکتی ہیں؟ یہ تو ایک ماں ہے ہی نہیں۔ ماں ہونے اور ماں بننے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر یہ چاہتی تو میری ماں بن سکتی تھیں۔ میں نے کبھی ماں کا پیار محسوس نہیں کیا، مگر انہوں نے مجھے ہمیشہ اس حویلی میں ایک پالتو کتے سے زیادہ نہیں سمجھا۔ اب میرا سوال ابراج حاکم سے ہے۔ کیا یہ دولت کی خاطر اتنا اندھے ہو گئے تھے کہ اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ مل کر میرا نکاح کی سازش کی؟ آپ تینوں نے کیا مجھے بچی سمجھ رکھا تھا؟ اس رات تو میں کچھ سمجھ نہ پائی، مگر میں جان گئی تھی یہ آپ تینوں کی سازش تھی۔ تائی نے جان بوجھ کر مجھے فواد خان کے کمرے میں بھیجا تھا، مگر میں اس شخص کی نظروں میں اپنے لیے ہوس دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اس کی انا پر وار کر دیا تو اس نے مجھ پر الزام لگا دیا۔ اگر تایا ایسے ہوتے تو مجھے واقعی نہیں چاہیے۔ اب میرا سوال سعدیہ بیگم سے ہے کہ آپ کو بہت فخر ہے نا اپنے اس بیٹے پر؟ تو میں آج آپ کے اس بیٹے کی ایک حقیقت بتاتی ہوں۔ آپ کا یہ بیٹا جسے آپ دودھ کا دھلا کہہ رہی تھیں، یہ اس حویلی کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا پھر رہا ہے، ایک بیٹی کے ساتھ دن کے اجالے میں تو دوسری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں۔ اب میرا سوال روبینہ بیگم سے ہے۔ انہوں نے مجھے بد کردار کہہ کر تھپڑ مارا تھا، اور یہ بھی کہ ان کی ماں کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ تو آپ کو بہت غرور تھا نا اپنی بیٹی کے پاک دامن ہونے پر؟ تو واقعی میں آپ کی بیٹی جیسی پاک دامن نہیں ہوں۔ میں غیر محرموں سے پردہ کرتی ہوں۔ میں کہاں آپ کی بیٹی جیسی ہو سکتی ہوں؟ پوچھیں اپنی بیٹی سے کہ وہ 3 گھنٹے فواد خان کے کمرے میں کیا کر رہی تھی رات کے آخری پہروں میں۔ اور جہاں تک رہی بات دادی کی موت کی، تو ان کو ہڈیوں کے کینسر کی بیماری تھی، وہ لاسٹ سٹیج پر تھیں، اس وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ اب میرا سوال فائزہ خان سے ہے۔ تمہیں بہت شوق تھا نا فواد خان کو اپنا بنانے کا، تو وہ اپنا بنا لینا، اسی شخص کو اپنا جس کو تم پہلے سے ہی اپنا جسم پیش کر چکی ہو۔ اب میرا سوال رمشا خان اور زینب خان سے ہے۔ تمہیں بہت غرور ہے نا اپنے اس جوانی، خوبصورتی اور دولت پر۔ خدا ایک دن تم دونوں بہنوں کا یہ غرور خود ہی توڑ دے گا۔ اب میرا سوال انوشا خان سے ہے کہ اس حویلی میں وہ محفوظ نہیں ہے۔ سگا بھائی ہی بھائی ہوتا ہے، جس سے منہ سے بھائی کہا جائے وہ بھائی نہیں بن جاتا۔ اگر اس حویلی میں ماہر محفوظ نہیں تھی تو ہو سکتا ہے کل کو انوشا بھی محفوظ نہ ہو، اس لیے اس فواد خان سے دور رہنا۔ آخر میں میرا سوال ولید خان سے ہے۔ آپ نے میرا اچھا بھائی بننے کی بہت کوشش کی، مگر کاش اپنی دونوں بہنوں پر بھی تھوڑی محنت کر لی ہوتی۔ میں حیدر خان اس حویلی سے جا رہی ہوں، مگر بہت جلد واپس آؤں گی اپنے شوہر کے ساتھ ان کاغذات پر دستخط کرنے جو حویلی میں آپ کو جائیداد حاصل کرنے کے لیے چاہیے۔ مجھے اس حویلی کی دولت سے کوئی غرض نہیں۔ میں آپ کی بیٹیوں کے اترن تک تو نہیں لے جا رہی۔ اس وقت اس حویلی سے میں نے آپ کا ایک تنکا بھی نہیں لیا، صرف اپنے ماں باپ کا وہ سامان لیا جو میری دادی کے پاس میری امانت تھی، بالکل ویسے ہی جیسے 21 سال پہلے میرے باپ کو کوئی غرض نہیں تھی۔ میں بھی ویسے ہی اس حویلی سے اپنے شوہر کی خاطر جا رہی ہوں جیسے 21 سال پہلے میرا باپ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر گیا تھا۔ مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ اگر میرا شوہر مجھے چھوٹے سے گھر میں بھی رکھے گا، میں خوشی خوشی رہ لوں گی۔ آپ کی اس حویلی میں وہ بہت بہتر ہوگا۔ اور آخری بات میں تم سے ہے فواد خان، شاید تم بھول گئے ہو، تم تو یاد کرواتی چلوں۔ 14 سال پہلے تم نے ایک بار مجھے گھور کر دیکھا تھا تو میرے شوہر نے تمہارا سر پھاڑا تھا اور خبردار کیا تھا کہ آئندہ مجھے نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، مگر تم نے صرف مجھ پر گندی سے نظر رکھی، مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی۔ اس کا بدلہ حیدر خان تم سے ضرور لے گا۔ بس اس وقت کا انتظار کرو جب میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس آؤں گی۔ اگر ابھی بھی تم سب میں کوئی غیرت بچی ہو تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، میں خود واپس آؤں گی۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ دن کے اجالے میں اس حویلی سے باہر جا سکتی ہوں تو میں ڈنکے کی چوٹ پر جاتی، مگر مجھے یقین تھا کہ مجھے اس حویلی سے بھاگنا ہی پڑے گا۔ اس کام پر بھی مجھے آپ سب لوگوں نے مجبور کیا۔ میں اس دولت کو اپنے پیروں تلے رون کر جا رہی ہوں کیونکہ میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں۔ اگلی بار میں اپنے محافظ کے ساتھ اس حویلی میں آؤں گی۔
हमारे ताया ने मुझे जाते हुए आखिरी अल्फाज कहे थे कि ये हवेली तुम्हारी महफूज बना गए। जिस दिन तुम्हें लगे कि इस चार दीवारी के अंदर महफूज नहीं हो, इस दिन चार दीवारी से निकल जाना। बस मुझे आज उनकी वो बातें शिद्दत से याद आ रही हैं। काश कि ये चार दीवारी कभी मेरे लिए गैर महफूज ना होती। मुबारक हो तुम्हें फवाद खान, तुम जीत गए। ये सारी दौलत तुम्हें मुबारक हो, मुझे मेरी इज़्ज़त मुबारक। खुदा हाफिज़। अनुषा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। अब के फवाद खान ने बेताबी से वो कागज़ पकड़ा और पढ़ना शुरू किया। अनुषा तो सख्ते की कैफियत में खड़ी थी, इसे अपने कानों में धुआं निकलता हुआ महसूस हो रहा था। वो बहुत देर बाद आके पढ़ी और एक सन्नाटेदार थप्पड़ फ़ायज़ा के मुंह पर दे मारा। उस थप्पड़ की आवाज़ पर वो कागज़ फवाद खान के हाथ से छूटा। सारे लाउंज में सकूत छा गया। रुबीना फूफो तो तब से साकत थी, थप्पड़ की आवाज़ पर भी उनके जिस्म में हरकत पैदा ना हुई। उन्होंने नफरत से अपनी बेटी की तरफ देखा। अब के अनुषा फवाद खान की तरफ आई और पहले से ज़्यादा ज़ोर से सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। How could you do this? You bloody! You are not a brother. You are a monster. I hate you. अनुषा सिर्फ बोली नहीं थी, वो चीखी और गिरजी थी। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम भेड़ी हो। वो मेरे भाई की इज्जत थी। तुमने मेरे भाई की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। अब अपने अंजाम से डरना। इस वक्त को जब मेरा भाई इस हवेली में तुमसे हिसाब चुकाने आएगा। तुम जानते नहीं हो, वो हैदर खान का जुनून है। तुमने उसके जुनून को तुमने उसके जुनून को तकलीफ़ देकर अपने लिए मुसीबत खड़ी की है। आइंदा मुझे मुखातिब करना तो दूर, अगर तुमने मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगी। मैं माही नहीं हूँ, अनुषी हूँ। मुझे माही की तरह कमज़ोर समझने की गलती मत करना। और भूलना मत, मैं भी उसी हैदर खान की बहन हूँ, उसकी इज्जत हूँ। लाउंज में मौत जैसा सन्नाटा था। अनुषा का सांस फूल चुका था। वो अबरार हाकम के सामने आई। आज आपने मेरा मान तोड़ दिया। आपने साबित कर दिया आप मेरे बाप नहीं महज़ ताया हैं। वो मेरे भाई की बीवी थी और आपने निकाह का फ़ैसला कैसे सुना दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा भाई क्या हश्र करेगा इस हवेली का। अब डरिए इसके कहर से। आज आपने मेरे दिल से उतर गए। और हाकिम खान को लगा जैसे कोई उनके जिस्म से रूह खींच रहा हो। अनुशा खान उनकी सांसों की डोर थी। उनको अपने सीने में जलन होती महसूस हुई। ये कहने के बाद अनुशा एक पल भी लाउंज में मज़ीद न रुकी और सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में गायब हो गई। अब की रुबीना का हाथ उठा था अपनी उस पर किरदार बेटी पर। सिर्फ एक थप्पड़ पर बस नहीं हुई, वो इसे थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे उस रात सादिया बेगम माही को मार रही थी। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। हाकिम साहब फवाद खान के रूबरू आए और एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। तुम्हें इसलिए लंदन भेजा था कि वहाँ जाकर अय्याशियाँ करते फिरो, वहाँ से ये सीख कर आए हो। इतनी आग लगी हुई थी तो बता देते, तुम्हारी शादी कर देता। और तुमने माही के साथ क्या किया? मेरा बस न चले तुम्हारा गला दबा दूँ। आज से तुम सिर्फ इस हवेली के पोते रहोगे, अगले सरदार नहीं। यही तुम्हारी सज़ा है। और जिस दिन तुम्हारा निकाह तय पाया था, इस दिन तुम्हारा निकाह होगा, मगर वो माही नहीं फ़ायज़ा होगी। तुम दोनों ने इस हवेली की इज़्ज़त को खाक में मिला दिया और मैंने इस बेकसूर पर हाथ उठाया सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपनी शक्ल गायब कर लो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ। हाकम साहब फवाद खान पर बिजली बनकर गिरजे थे और वो नज़रें उठाने के काबिल नहीं रहा था। वो भूल गया उसने माहिर हैदर खान की इज़्ज़त पर हाथ डाला था। वो जानता नहीं था हैदर खान की बीवी में कितनी ताकत है। वो जाते हुए इसकी फ़ेल की सज़ा दे गई थी। वो सिर्फ उसे माहिर सलमान खान के साथ बदतमीज़ी की सज़ा देकर गई थी। अभी हैदर के हीर के साथ उसने जो सलूक किया, उसकी सज़ा हैदर क्या देगा, ये तो फवाद खान की किस्मत तय करेगी। हाकम खान सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गए और जाकर लाइब्रेरी में बंद हो गए। पीछे लॉन्च में मौत जैसा सकूत छा गया। अगर हम मनुष्य के कमरे में झांक कर देखें तो वो इस वक्त एलसीडी पर कोई मूवी देखने में मसरूफ़ थी। चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, कहीं से नहीं लग रहा था कि कुछ देर पहले वो रोते हुए कमरे में आई थी। अनुष्का का प्लान फुल प्रूफ था। दादी के मौत के अगले दिन ही उसे अक्सर की सारी सच्चाई बता दी थी, इसलिए वो इन दोनों ने मिलकर फिर अगला प्लान तरतीब दिया था। मगर आखिर में माही ने जो महज ख़त लिखा था उसे देखकर अनुष्का कुछ पल के लिए तो डर गई। उसे लगा उसकी बाजी पलट गई, मगर उसे पता नहीं था माही इतना बड़ा राज फाश करके जाएगी। हाँ, वो बहुत मज़े में थी। अब उसे सिर्फ उस दिन का इंतज़ार था जब उसका भाई इस हवेली में वापस आता। दोपहर अब सर चढ़ाई थी। ट्रेन अब स्टेशन पर 1 घंटा रुकने वाली थी। माही वैसे ही बैग को अपने सीने से लगाए इस कोने वाली सीट पर बैठी थी। थोड़ी देर बाद अम्मा ने अपने पर्स से कोई कागज़ निकाला और अब उसे माही की तरफ बढ़ा रही थी। माही ने नासमझी से उनके हाथ से मौजूद कागज़ की तरफ देखा। उनकी नासमझी देख अम्मा बोली, ये कराची में मेरे घर का पता है और साथ मेरा राब्ता नंबर है। तुम कराची जा रही हो तो हो सकता है वहाँ तुम्हें रहने के लिए जगह की ज़रूरत हो। जो अगर कोई मुसीबत मसला पेश हो तो तुम मुझसे राब्ता कर सकती हो। माही शायद मना करना चाहती थी या शायद वो अम्मा पर यकीन नहीं कर पा रही थी। कुछ तो था जिस वजह से माही उलझन का शिकार थी। उसकी आंखों से भी इज़्तिराब झलक रहा था। कुछ झिझकते हुए माही ने वो कागज़ का टुकड़ा पकड़ लिया और उसे एहतियात से संभाल कर अपने बैग में रख लिया कि शायद कभी ज़रूरत पड़ जाए। अब वो आंखें मूंदे सीट के पुट से टेक लगाकर बैठ गई। बाहर स्टेशन पर लोगों के हजूम का एक शम्मे गफ़ीर था, मगर वो सबसे बेखबर बैठी थी।
दोपहर से शाम हो चुकी थी और आखिरकार माही का इंतज़ार ख़त्म हुआ। ट्रेन कराची के हदूद में दाखिल हो चुकी थी। जैसे जैसे फासला कम हो रहा था वैसे वैसे माही का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो कराची जाकर क्या करेगी, कहाँ रहेगी, हैदर को कैसे ढूंढेगी। आखिरकार वो उस शहर में दाखिल हो चुकी थी जिस शहर में वो रह रहा था। इन हवाओं में उसकी खुशबू थी। माही को यकीन था अगर वो इस जगह तक पहुंच चुकी है तो वो आगे भी मंजिल पा लेगी। तकरीबन 7 बजे के बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकी। उसे लगा जैसे उसके कदम हिलने से इनकारी हो। उसका जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था। 14 साल का इंतज़ार। वो कैसा दिखता होगा वो कुछ नहीं जानती थी। वो कहाँ ढूंढेगी और वो ये भी नहीं जानती थी। मगर वो अपने अल्लाह पर यकीन रखकर अम्मा के साथ आखिरकार उस ट्रेन से कदम बाहर निकाल चुकी थी। माही को लगा जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गई हो। वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग थे। अम्मा ने उसका हाथ पकड़ रखा था जैसे वो जानती हो कि माही ये अकेली नहीं कर पाएगी। अपने बैग को सीने से लगाए वो लोगों के दरमियान से गुजरती जा रही थी। शोरगुल, लोगों की आवाज़ें, स्पीकर में होते ऐलान। यह हवेली से बहुत अलग दुनिया थी। माही को अंदर से अजीब सा डर लग रहा था मगर उसे अपनी हालत पर काबू रखना था। वो अपने हैदर के शहर आ चुकी थी, उसके सिटी ऑफ लाइट्स में। पता नहीं उसे कितने दिन कितने महीने लग जाएं हैदर को ढूंढते हुए, मगर इन लाखों लोगों की भीड़ में वो एक शख्स तो होगा ही। वो अम्मा के संग चलती जा रही थी। अम्मा इसके लिए रेस्ट रूम में आई। उससे भी कहा कि वो भी फ्रेश हो ले। वो खुदा पर भरोसा करती अपना बैग अम्मा के हवाले करती चली गई। 10 मिनट बाद वो दोनों स्टेशन से बाहर निकल रही थी। वो नहीं जानती थी वो कहाँ जाएगी, मगर उसे अपने रहने का कुछ बंदोबस्त करना था। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम वहाँ रह सकती हो। वो जो अपनी सोचों में गुम थी, अम्मा की आवाज़ ने उसकी सोचों को तोड़ा। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ तक मेरा साथ निभाया। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं आपसे रब्ता कर लूँगी। इतना कहते साथ वो बहुत नरमी और आहिस्तगी से इन अम्मा से अलग हो गई। वो स्टेशन से निकलकर चलती हुई सड़क पर जा रही थी। उसकी मंजिल क्या थी वो नहीं जानती थी। वो स्टेशन के पास मौजूद एक पार्क के बेंच पर आकर बैठ गई। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ से शुरुआत करे। उसे तो हैदर की शक्ल तक नहीं पता थी सिवाय आंखों के और आधे अधूरे नाम के। वो अपने शौहर को कैसे ढूंढेगी। वो नहीं जानती वो कितनी देर इस बेंच पर बैठी रही। रात शुरू हो रही थी। वो सारी रात इस बेंच पर नहीं बैठ सकती थी। ये उसके लिए गैर महफूज जगह थी। आखिरकार खुदा का नाम लेकर वो इस बेंच से उठी। वो पार्क से निकल आई और अब दोबारा सड़क पर चलना शुरू हो गई। अचानक उसके पास एक टैक्सी आकर रुकी। पहले तो वो घबरा गई। कहीं जाना है बाजी तो आए छोड़ दूँ। माही को समझ नहीं वो क्या करे। उसने इस तरह के हालात का कभी सामना नहीं किया था। वो जो अपने काम से शहर के इस इलाके में आया था उसका मूड फुल ख़राब था। जिस शख्स को ढूंढने के लिए वो आया था वो शख्स हाथ से निकल चुका था। अब वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था जब उसके कानों में एक बहुत खूबसूरत आवाज़ पड़ी। उस आवाज़ ने उसके कदम ना चाहते हुए भी रोक दिए। क्या यहाँ कोई दारुल अमान है? वो किसी लड़की की आवाज़ थी जो बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने हैदर के कानों में सालों बाद सुकून उतारा हो। हैदर ने बेसख्त आवाज़ की सिमत देखा तो पास ही सड़क के किनारे काले बुर्के में मलबूस कोई लड़की टैक्सी ड्राइवर से पूछ रही थी। नहीं बाजी। टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर माही मायूस हुई और दोबारा सड़क की तरफ चलना शुरू हो गई। किस्मत भी कितनी अजीब थी। वो सालों बाद एक दूसरे के इतने पास आ गए थे। वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे मगर अनजान थे। हैदर का दिल चाहा वो बार बार उसकी आवाज़ को सुने मगर फिर फ़ौरन हैदर के कानों में अपनी हीट की आवाज़ पड़ी। उसका दिल दर्द से फट गया। ये क्या कर रहा था? वो कैसे किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो सकता था? फ़ौरन दिल को डांटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसका दिल दर्द से फट रहा था। वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो कहाँ जाएगी? हैदर कहाँ है? आप खुदा के वास्ते मुझे ढूंढ लें। मैं इस शहर में कैसे आपको तलाश करूँगी? ये बहुत बड़ा है। वो दिल ही दिल में हैदर से मुखातिब हो रही थी। अचानक उसके सामने 2-3 लफंगे लड़के आ गए। उनको देखकर वो डर गई। अपने बैग को सीने में भींच लिया और कदम पीछे की तरफ लेने शुरू हो गई। वो तीनों इससे खबासत से देख रहे थे। अरे देखो तो सही, क्या खूबसूरत गली है, इधर तो आओ। उसमें से एक ने दांत निकालता हुआ बोला। वो स्टेशन अम्मा को लेने के लिए आया था मगर ये क्या, उसकी बहन साहिबा आकर पहले ही अम्मा को पिक कर चुकी थी तो इसका क्यों चक्कर लगवाया। पता नहीं कमाल करते हैं ये लोग भी। अब वो वापस स्टेशन से घर की तरफ जा रहा था जब उसने देखा सड़क के किनारे एक काले बुर्के में मलबूस लड़की को 3 लफंगे तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्यों उसे ऐसे मर्दों से बहुत नफरत होती थी। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो की और बिल्कुल इस लड़की के पास ले आया। खबरदार आगे मेरे करीब आए, दूर रहो मुझसे। उसके कानों में लड़की की आवाज़ पड़ी। आय हाय, आवाज़ थी ऐसा लगा जैसे किसी ने कानों में चाशनी घोल कर डाल दी हो। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत बोलती थी। अरमान एक झटके से कार से बाहर निकला। क्या मसला है तुम लोगों के साथ? माही ने किसी की आवाज़ सुनकर चेहरा मोड़ कर देखा तो पीछे कोई 25-30 साल का बहुत खूबसूरत मर्द खड़ा था। पुरकशिश काली आंखें, हल्की हल्की शेव, गोरा रंग, 6 फुट से निकलता कद। वह इस वक्त ग्रे शर्ट और ब्लू पैंट में मलबूस था। वो जो कोई भी था बहुत खूबसूरत था। अरमान को देखते वो तीनों लफंगे खबासत से हंसे और बोले, क्यों, तू उसका आशिक है? इतनी खलीस बकवास पर माही का दिल चाहे इस शख्स का मुंह तोड़ दे। नहीं, इससे भी खास हूँ। अरमान आगे बढ़ा और जिस शख्स ने सवाल किया था उसके मुंह पर एक मुक्का दे मारा।
मैं उसका मुहाफ़िज़ हूँ। उसने एक लफ्ज़ को पीस-पीस कर अदा किया और मुहाफ़िज़ लफ्ज़ पर माही सुन रह गई। बहुत शौक है ना तुम लोगों को राह चलती लड़कियों को छेड़ने का? आओ, मैं तुम लोगों का शौक निकालता हूँ। इसके बाद माही की आंखों के सामने उसने इन दोनों का भर्ता बना डाला। माही एक जगह स्टक खड़ी एक मंजर देख रही थी। उसे लगा वो अब अगर हिली तो गिर जाएगी। इन तीनों से निपट कर अरमान माही की तरफ मुतवज्जे हुआ। इतनी रात को सड़क पर अकेली लड़की का निकलना महफूज नहीं होता। आइंदा कभी इस वक्त अकेली ना निकलना। वो जो कोई भी था बहुत खूबसूरत बोल रहा था। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी लग रही थी, यूं जैसे कोई दिल को सुकून पहुंचा रहा हो। मेरा इस शहर में कोई नहीं, मैं कुछ घंटे पहले इस शहर में आई हूँ। माही ने चाहते हुए भी उससे बता गई। अरमान ये बात सुनते हैरत में आ गया। कोई तो होगा पूरे शहर में, कोई दूर पार का रिश्तेदार। याद करने की कोशिश करो, मैं तुम्हें इसके घर छोड़ दूंगा। माही को अपने अंदर बेबसी पर बहुत रोना आया। वो रात के इस पहरे खैरमट से सड़क पर खड़ी गुफ्तगू कर रही थी। वो जो उसने अभी उसकी इज्जत बचाई थी और ख़ुद को माही का मुहाफ़िज़ कहा था, वो इसकी एहसानमंद थी, मगर साथ दिल में अजीब सा डर था। अचानक माही के दिमाग में वो अम्मा आई। माही ने फ़ौरन अपना बैग खोला और उसमें से वो कागज़ निकाल कर अरमान के सामने कर दिया। मुझे इनके घर जाना है, प्लीज़ मुझे इनके घर छोड़ दें। अरमान ने आगे बढ़कर एड्रेस पकड़ा और वो देखकर हैरान रह गया। ये बता, तुमने इस जगह जाना है? आर यू श्योर? माही परेशान हुई। उसमें हैरत में आने वाली क्या बात थी? हाँ, मुझे इसी जगह पर जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। मैं आपकी एहसानमंद रहूँगी। मुझे इस शहर के बारे में कुछ नहीं पता। अरमान उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। कौन हो तुम और ये एड्रेस तुम्हारे पास कहाँ से आया? पहले ये बताओ, ये एड्रेस है किसका? इतने सवालों पर तो माही और परेशान हो गई। मैं माही हूँ, ये मेरी अम्मा का घर है, उनका नाम राहीला जमाल है। प्लीज़ मुझे छोड़ दें। ये जवाब सुनकर अरमान ने मज़ीद कोई बहस नहीं की, उसे अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो डरती बैठ गई, पता नहीं क्यों, मगर उस शख्स पर एतबार करने को उसका दिल चाह रहा था। उसके साथ वो महफूज महसूस कर रही थी। गाड़ी मंजिल की जानिब चल पड़ी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। इतने घंटे सफ़र के बाद अब माही के जिस्म में दर्द उठ रहा था। वो शदीद किस्म की थकन का शिकार थी। काश वो अम्मा की बात सुन लेती और इनके साथ चली जाती, मगर वह हर किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकती थी। गाड़ी सड़क के अनजान रास्तों पर जा रही थी और माही हर मंजर को देखकर यही सोच रही थी कि क्या हैदर यहाँ से गुजरा होगा, हैदर इस वक्त कहाँ होगा। यह सोचते कब वो नींद की वादी में उतर गई, उससे पता न चला। जारी है।